बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं भारतदास अड्डा की ऑनलाइन लाइव डिजिटल क्लासों में। स्टूडेंट्स, ये हमारे द्वारा की गई एक बहुत अच्छी सी पहल है। इस वीडियो के बाद हमें पता लगेगा कि इस पहल में हमें और कितना आगे बढ़ना है। ये आप लोगों के एफर्ट्स हमें इस बात का अंदाजा देंगे, ये बता पाएंगे हमें कि कितना आगे इसी तरीके से प्रॉपर काम करना है। हमारा जो इस क्लास को लाने का जो मूल उद्देश्य है वो स्टूडेंट्स ये है कि आप स्टूडेंट्स को, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पिछले 1-2 दिन की बात करें तो एसएससी हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑन एग्जामिनेशन डेट। सारी की सारी एग्जाम डेट जो है वो एसएससी ने जो है डिक्लेयर कर दी है। आप ये भी जान रहे होंगे कि जो एनटीपीसी का फर्स्ट टायर था उसके सारे एग्जामिनेशंस रेगुलर चल रहे थे और वो इस कोरोना महामारी के चलते कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे। अब वापस से उनकी जो है वो डेट आपके सामने आ चुकी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस क्लास में आए हैं। हमारा आने का पूरा उद्देश्य सिर्फ स्टूडेंट यही है कि आपको बेहतर से बेहतर इसका प्रॉफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आप जो है इसका लाभ उठा सकें, यही हमारा मूल उद्देश्य है। एक बात और क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि पिछला जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, वैसे अगर साइंस की बात की जाए तो 2017-18 वाली जो भर्ती थी अपनी रेलवे ग्रुप डी की, उसने साइंस का रोल इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया स्टूडेंट्स कि आप देख पाते हैं कि वहां अगर ग्रुप डी की अगर बात करूं तो ग्रुप डी में कम से कम 20 और अधिकतम 25 क्वेश्चंस पर डे के एग्जाम में थे, डेली के एग्जाम में, ग्रुप डी वाले एग्जाम में। ये सारी बातें हमें इस बात का अंदाजा दिलाती हैं कि आगे हमें साइंस को बहुत अच्छे हद तक पढ़ना है। इन सारी चीजों को सोचते हुए भारद्वाज सर ने मुझसे कहा कि सर एक बार स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं साइंस की, तो आप एक बार यहां आइए। तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि इस क्लास का आप पूरे तरीके से प्रॉफिट ले सकें, फायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कुछ 1-2 बातें और बता दूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आप जान रहे हैं कि रेगुलर दिन प्रतिदिन आपका जो एग्जाम्स का स्टैंडर्ड है वो हर बार जो है इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे दौर में हमें जरूरी है कि बहुत ज्यादा अपडेट चीजों को पढ़ना प्लस सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर सिलेक्टेड नहीं पढ़ेंगे ना हम तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी हमारे साथ। और सिलेक्टेड पढ़ने के लिए हमें जुड़ना पड़ेगा इन्हीं टाइप्स के उस टीचरों से। आज की क्लास आपके दिमाग में बिल्कुल एक छाप छोड़ने वाली है, मैं आपको इस चीज का आश्वासन दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं। आज आप एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो टॉपिक आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, मतलब एक क्लास में पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान। अगर साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, साइंस के लिए हमारा जो मिरर वाला चैप्टर है, दर्पण वाला, मैं दर्पण वाले चैप्टर की आज शुरुआत करूंगा। यहाँ पे की ऑफ सक्सेस नाम से मेरा खुद का अपना निजी चैनल है साइंस का। उस चैनल पे आप लोगों ने शायद समतल दर्पण, प्लेन मिरर की कुछ वीडियोस को अगर ऑब्जर्व किया हो तो देखा होगा। आप मेरे चैनल को की ऑफ सक्सेस वीर सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। अभी इंस्टेंट हमने स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार उस चैप्टर में आता हूं जहां मैं मिरर की बात कर रहा था। आज हम कंप्लीट मिरर करेंगे और मिरर में से उन क्वेश्चंस के बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे जो पिछले 15 साल के एग्जाम्स में रेगुलर हमसे पूछे गए। तो यहां कुछ स्टूडेंट्स हमसे जो है जुड़ चुके हैं। मैं एक बार सभी स्टूडेंट्स का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विजेता सिंह चौधरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। राज ठाकुर, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। महेंद्रा कुमारी, नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। संदीप सिंह, नमस्ते सर। तरुण फौजदार, गुड मॉर्निंग। भूरा कासौट, राम राम सर जी। राधा राधे कृष्णा। ओके, ठीक है, ओके। आशीष जी जो कह रहे हैं वो शायद गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें क्लियर आ नहीं रहा है, तो भैया भी तो गुड मॉर्निंग ही है। चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा अपने पॉइंट की। आप बिल्कुल रेगुलर जुड़े रहना बस क्लास से, आश्वासन दे रहा हूं मैं आपको, ये वादा कर रहा हूं, आपको एक पॉइंट भी रटने को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, सिंगल पॉइंट भी। मैं यहां पर आपसे अगर मैं दर्पणों की बात करूं, मिरर्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना यहां पे एक बार ढंग से। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं दर्पण के बारे में, दर्पण का मतलब होता है, अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है मिरर। मिरर जो है दर्पण, दर्पण के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है।
एक सामान्य कांच होता है, कांच और दर्पण में यही डिफरेंस होता है, कांच एक ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार देख सकते हैं अपन, लेकिन दर्पण में एक साइड पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हुई होती है, और वो परावर्तक पदार्थ के तौर पे यहां या तो यूज किया जाता है निकल का, या यहां पर यूज किया जाता है चांदी का, या यहां पर यूज किया जाता है पारे का, या यहां पर यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। ये वो टॉपिक उठाया है बेटा मैंने जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं रेलवे। तो एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट्स जो है वो खासकर तवज्जो दें इस क्लास को। जब किसी सामान्य कांच के एक सिरे पर इनकी पॉलिश कर दी जाए, इसके ऊपर एक और लेप किया जाता है, जो लेप होता है AgNO3। AgNO3 का मतलब स्टूडेंट्स होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो अमिट स्याही बनाने के लिए किया जाता है, अमिट स्याही, जिसे आप देखे होंगे इलेक्शन वगैरह हम देने जाते हैं तो हमारे उंगली पर ये स्याही लगाई जाती है। पोलियो वगैरह की जब दवा अप्लाई जाती है तो बच्चों के उंगलियों पर ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लगाई जाती है। अगर मैं दर्पणों के बारे में बात करूं तो दर्पण हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला दर्पण मैंने आपके सामने पढ़ा है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा जो दर्पण मैं यहां पढ़ूंगा वो दर्पण हमारा जो रहेगा वो हमारा यहां पर रहने वाला है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। जिनमें से समतल दर्पण के बारे में डिटेल पूरा पढ़ लिया है मैंने अपने साइंस वाले चैनल पे, की ऑफ सक्सेस पर। वहां इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो पूरे के पूरे गोलीय दर्पण को करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, किस टाइप से चलते हैं, क्या क्या इनसे क्वेश्चंस जो है हमें पूछे जाते हैं। आज बात एक बार ध्यान से पढ़ते हुए चलना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने दूंगा आपको। बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की, गोलीय दर्पण। आज की पूरी क्लास में गोलीय दर्पण ही चलेगा। पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए एक भी क्वेश्चन सिंगल भी आपसे छूटेगा नहीं, और रटाऊंगा नहीं एक पॉइंट को भी। बस कंटेंट की बात सुनते हुए चलना। बेटा गोलीय दर्पण की बात करूं तो नाम यहां पर गोलीय का मतलब होता है गोले से, और गोला कुछ इस तरीके से होता है बिल्कुल। इस गोले से हमें क्या बनाना है, दर्पण बनाना है। अगर बेटा मैं इस दर्पण को, इस गोले को दो बराबर भागों में तोड़ दूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहां दो अर्धगोले बन गए? बिल्कुल गुरुजी, दो अर्धगोले बन गए। अगर ये दो अर्धगोले बन गए, लेकिन मुझे दर्पण बनाने के लिए तो एक सिरे पर पॉलिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सिंपली कांच है सिर्फ, और शीशे में क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। सर अभी आपने बताया था दर्पण अगर बनाना है तो एक सिरे पर पॉलिश करनी ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, पॉलिश करनी पड़ेगी। मैं पॉलिश के लिए शुरुआत कर रहा हूं। अब हम स्वतंत्र हैं, या तो इसके बाहर वाले पे या अंदर वाले पे, या इसके बाहर वाले पे या अंदर वाले पर, दोनों हिस्सों में से कहीं पर भी हम पॉलिश कर सकते हैं। इस पॉलिश के आधार पर यहां पर गोलीय दर्पणों को जो बांटा गया है वो बेटा दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक होता है जिसका नाम होता है उत्तल दर्पण, और यहां दूसरे का जो नाम होता है वो होता है अवतल दर्पण। ध्यान देना बेटा इन पॉइंटों पे। उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स, और ये जो होता है वो होता है कनकेव, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। जब मैंने एक गोले को अभी आपके सामने, इस गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा था, तो बेटा एक हिस्सा तो ये मेरे पास बन के आया था, दूसरा एक हिस्सा ये मेरे पास बन के आया था। इस हिस्से के मैं अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दे रहा हूं, मान के चलिए। इस हिस्से के बाहर वाले भाग पर मैं पॉलिश कर दे रहा हूं, मान के चलिए। स्टूडेंट्स हमारी जो क्लास है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट हो चुकी है। आप प्लीज एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स जो जुड़ गए हैं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप एक बार क्लास को शेयर कीजिए फटाफट इंस्टेंट अभी, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है आपके सामने लाइव आने का। पहले खूब लाइव क्लासेस हुआ करती थी हमारी, बैक टू बैक डेली क्लासेस होती थी। आज लाइव आने का काफी दिनों में जो है हमें मौका मिला है, तो एक बार इस मौके को आप और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। राधा कृष्णा जी सही कह रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स शेयर दिस क्लास, ओके थैंक यू। बलराम ओके, राम राम भाई,
अभी मिश्रा शेयर करो सभी। ओके भाई, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्लू शर्मा जी सही कह रहे हैं आप। बेटा एक बार क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो आप लोग अगर शेयर करोगे क्लास को, तो उस क्लास के शेयर से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, बहुत कारगर साबित होने वाली है आज की क्लास। इस दर्पण में आपसे प्रश्न कहा जाता है, बोलो ये बताइए, एसएससी एमटीएस का प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है, बोला बताइए भाई, ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है? तो आप जानते हैं कि जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश हो जाए वो कॉन्वेक्स है, उत्तल है। जिसके बाहर वाले भाग पर पॉलिश हो जाए वो कौन सा है? वो कनकेव है। इज दैट क्लियर? ओके। अगर बेटा मैं इस दर्पण में देखने की बात करूं, मैं बताऊं मुझे, आप लेफ्ट से देखोगे या राइट से देखोगे? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। इस दर्पण में अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो, खुद की शक्ल देखना चाह रहे हो, तो लेफ्ट साइड से देखोगे या राइट साइड से देखोगे? फटाफट बताइए मुझे, एक बार कमेंट कीजिए सभी फ्रेंड्स। मैं कम से कम आपकी उपस्थिति को तो जानूं एक बार, कि भाई कितने लोग इस बात का जो है सही जवाब दे रहे हैं। मुझे अगर इस दर्पण में देखना है तो क्या मैं लेफ्ट से देखूंगा या मैं राइट से देखूंगा? फटाफट से सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए मुझे। प्रियंका शर्मा नमस्ते नमस्ते। ओके, महेंद्रा कुमारी जी दो दे रही हैं, दो समझ नहीं आया बेटा। भूरा फौजदार जी ने बोला लेफ्ट साइड से। ओके, और कोई स्टूडेंट भाई जवाब दो। मौत के सौदागर लेफ्ट। भाई एक तो इतने इतने खतरनाक नाम मत लिखा करो, अब प्लीज अपना खुद का नाम डालो यार, इस पे बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है। ओके, और कोई स्टूडेंट्स? महेंद्रा कुमारी जी ने भी लेफ्ट बोल दिया है। चलिए भाई, हमारे वही पुराने स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं यार, पता नहीं क्यों बाकी स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, दर्पण के इधर साइड पे पॉलिश हो रखी है, तो अगर हमें देखना है तो इधर से ही तो देखेंगे निश्चित तौर से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, कि इस दर्पण में अगर मुझे देखना है तो मैं फाइनली लेफ्ट साइड से ही देखूंगा, क्योंकि राइट साइड में तो सर आपने पॉलिश कर दी है। चलिए, और स्टूडेंट्स का जवाब आ गया, संदीप जी का भी जवाब आ गया है लेफ्ट साइड से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगर मैं इस दर्पण में लेफ्ट साइड से देखूंगा तो क्या लगता है आपको? लेफ्ट साइड से देखने पर यह लगेगा कि देखो, जब भी मैं देखूंगा तो मेरे नेत्र से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी। ध्यान दो बेटा, ये प्रकाश की किरणें लेफ्ट से ऐसे जाएंगी। इस दर्पण में अगर देखूंगा तो इधर में भी, इसमें भी इधर से देखना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में तो निश्चित तौर से पॉलिश हो रखी है। पॉलिश वाली साइड से कुछ दिखेगा थोड़े ना, नहीं दिखेगा सर। अब एक बात बताइए, बॉक्सिंग वाला बोरा देखा होगा आपने, आप जब उस पर पंच मारते हैं तो सबसे सटीक पंच कौन सा होता है? वो होता है जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके लगता है। अच्छा, वो साइड में थोड़ा सा भी गया तो इधर साइड से स्लिप हो जाता है, कभी इधर साइड से स्लिप हो जाता है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ को कभी कोई बंदूक की गोली से मार नहीं पाता। क्यों नहीं मार पाता? क्योंकि उसकी शेप साइज कुछ इस तरीके से होती है कि अगर गोली अगर उसमें मारी तो चीप करके स्लिप होकर निकल जाती है। जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह ये दर्पण है। अगर यहां मैं प्रकाश की किरणें डालूंगा तो ये चीप कर जाएंगी, स्लिप कर जाएंगी और ऐसे करके चली जाएंगी। ऐसे ही यहां से प्रकाश की किरण जाएंगी, लेकिन इसमें तो ये अंदर की तरफ ही आती हैं और अंदर की तरफ आती हैं और एक बिंदु पर आकर काट जाती हैं। स्टूडेंट, अगर ये चित्र आपको समझ आ गया ना, पूरे दर्पण क्लियर हो गया। आपके दावे के साथ बोल रहा हूं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, निश्चित तौर से बता रहा हूं, एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ भाइयों, शेयर करो। ओके, शेयर कर दीजिए भाई सब लोग। टेक्नोवेल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, लाइक एंड शेयर प्लीज। ओके, देखो लाइक का तो ये है बेटा, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा देन यू विल लाइक इट, और अगर बेकार लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपकी जो है उपस्थिति के लिए और आपकी थोड़ी सी आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए हमने अप्रोच किया है। आज की क्लास से फैसला हो जाएगा हमें कितना आगे चलना है इस चैनल के साथ और आपके साथ। चलिए बेटा, ये अगर आपको समझ आ गया ना तो मजा आ गया, समझ लो। अब इससे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो आपको बता दूं, एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है बिंब, दूसरा पॉइंट होता है जिसका नाम होता है प्रतिबिंब। इन दोनों को क्लियर कर दो, क्या होता है बिंब, क्या होता है प्रतिबिंब, बार बार परेशान करेगा। अगर मैं खुद दर्पण में देख रहा हूं खुद को, मैं जो रियल हूं ना, वो तो होता है बेटा बिंब। जो कुछ भी मेरा दर्पण के अंदर दिखेगा वो होता है प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब अगर क्लियर हो तो बिंब जो होता है वो असल व्यक्ति होता है, और प्रतिबिंब वो होता है जो दर्पण के अंदर दिखता है। एक और बात, प्रतिबिंब आपको दो प्रकार के मिलेंगे। पहले प्रतिबिंब होंगे बेटा वास्तविक, दूसरे प्रतिबिंब होंगे आभासी या काल्पनिक। ध्यान दो, इमेजनरी, काल्पनिक,
आभासी, रियल, वास्तविक। देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम किसी पर्दे पर व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको बताऊं तो झारखंड लोअर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2017 वाले एग्जाम में। उसमें प्रश्न यह था कि भाई बताइए ऐसे कौन से प्रतिबिंब हैं जिन्हें हम पर्दे पर व्यक्त नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। वो सारे के सारे प्रतिबिंब बेटा कौन से कहलाते हैं? आभासी या इमेजनरी कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, आपने कभी मूवी वगैरह को देखा होगा, प्रोजेक्टर से लाइट जाती है और सीधे पर्दे पर पड़ती है, तो आप पर्दे पर सारे के सारे चित्र आपको स्पष्ट दिखते हैं। इसका मतलब उन लाइट्स के जरिए से किसी चित्र को पर्दे पर व्यक्त कर पा रहे हैं हम, इसीलिए वो प्रतिबिंब कैसे हैं? वास्तविक हैं। ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर बना नहीं सकते, इसकी सिर्फ इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं हम, वो प्रतिबिंब इमेजनरी, आभासी, या मैं अगर आपसे कहूं तो काल्पनिक कहलाते हैं, जिनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खुद को दर्पण में देखा, आप जब दर्पण में खुद को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। आप दर्पण के पीछे पर्दा लगा के देखिए, क्या लगता है आपको? उसको उस पर आपका स्क्रैच दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इमेजनरी है, काल्पनिक है, उसे मैं पर्दे पर व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें हम किसी पर्दे पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, निश्चित तौर से वो प्रतिबिंब कौन से कहलाते हैं? वो प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी कहलाते हैं। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, जहां पर दो प्रकाश की किरणें काटती हुई दिखती हैं, हमेशा प्रतिबिंब वहीं बनते हैं। यहां काट रही है, प्रतिबिंब यहीं बनेगा। कहीं और काटती वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनता जहां जो प्रकाश की किरणें काटेंगी। यहां काटती हुई दिख रही हैं आपको, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है? ये प्रतिबिंब अगर होगा तो निश्चित तौर से बेटा कैसा होगा? ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्योंकि गुरुजी आपने अभी बताया था कि जहां प्रकाश की किरणें काटती हुई दिख जाएं, प्रतिबिंब वहीं बनेगा। और दिखेंगी कौन से में? जिन्हें हम पर्दे पर व्यक्त कर सकते हैं। किन्हें हम पर्दे पर व्यक्त कर सकते हैं? वास्तविक वालों को। क्लियर है? यहां प्रकाश की किरणें काट नहीं रही, इसका तो मतलब यह है गुरुजी यहां प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नहीं बेटा, ये कभी प्रकाश की किरणें ऐसे लौटी होंगी, हम मान के चल रहे हैं, इस बात को कल्पना कर रहे हैं अपने दिमाग में, और इन्होंने यहां काटा होगा। हमने क्या की? कल्पना की। इसीलिए यहां बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो निश्चित तौर से आभासी होता है, इमेजनरी होता है, काल्पनिक होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छा। आज के बाद कंफ्यूजन की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बस चित्र देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। ठीक है? एक और बात, जो वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं, और जो आभासी होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। इस बात को थोड़ा सा होल्ड कर लेना अभी अपने दिमाग में, उल्टे सीधे वाले लॉजिक को पूरा क्लियर कराऊंगा अभी। ठीक है? एक और बात, आप बेटा एक चीज देखो, दर्पण तो इतना छोटा दिखा रहा है बहुत बड़े क्षेत्र को। अच्छा, और आगे अगर मैं कर दूं तो क्षेत्र बढ़ता हुआ चला जाएगा निश्चित तौर से। दर्पण तो है छोटा सा, दिखा रहा है बहुत बड़े क्षेत्र को। आप ऐसे मान सकते हैं, मैं कहूं कि फोटो तो है इतना छोटा सा पासपोर्ट साइज, लेकिन दिखा रहा है हजारों की भीड़ को। क्या बताइए उसमें सबकी शक्लें आपको कैसी कैसी दिखाई देंगी? बताइए मुझे कमेंट करके फटाफट, उसमें सबकी शक्लें आपको कैसी कैसी दिखाई देंगी? बड़ी बड़ी या छोटी छोटी? तो आप ये कहेंगे गुरुजी अगर छोटे से उसमें फोटो में हजारों की भीड़ अगर दिख रही है, इसका मतलब सबके मुंह जो है बिल्कुल चुन्नू चुन्नू से, मतलब छोटे छोटे से दिखाई देंगे। इसका मतलब यहां जो प्रतिबिंब का साइज बनेगा आपका, वो साइज निश्चित तौर से कैसा बनेगा? वो निश्चित तौर से छोटा बनेगा। लेकिन अगर यहां बात करूं तो यहां प्रतिबिंब का जो साइज बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बहुत बड़ा बनेगा। कैसे पता लगाया आपने? हमने ऐसे लगाया गुरुजी, दर्पण तो इतना बड़ा, सिर्फ इतने से छोटे से क्षेत्र को दिखा रहा है, जूम करके दिखाएगा। अच्छा भाई, आपने कोई बैनर बनवाया इतना बड़ा इलेक्शन के लिए, अब कोई बेवकूफी होगा जो ये कहेगा बोले यहां कोने पे पासपोर्ट साइज फोटो लगा दे, बाकी खाली छोड़ दे। अच्छा, ऐसे छोड़ेगा कोई? कोई नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दर्पण तो इतना बड़ा दिखा रहा है, छोटे से क्षेत्र को जूम करके दिखाएगा। आप जिम वाले दर्पण में खड़े हो जाइए, आपकी हालत भले बिल्कुल किस्तों जैसी है, लेकिन वहां अच्छे खासे तगड़े दिखते हो। रीजन क्या है? क्योंकि वो दर्पण कौन सा है? वो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण हमेशा साइज को जूम करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? फटाफट मुझे एक बार कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, क्या ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है? सर आपकी क्लास और आपका पढ़ाने का तरीका सुपर्ब है, आई लाइक योर क्लास सर, वेल डन।
क्लासर, ओके, थैंक यू बलराम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भैया बलराम, थैंक यू, कर दिया भाई सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, महेंद्र जी बोल रहे हैं क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऐसी स्टूडेंट्स जब हमें वैसे तो थोड़ा सा मजा आता है, एनर्जी सी मिलती है कि हाँ वाकई में हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं तो रंग छोड़ रही है ना। चलिए स्टूडेंट्स मैं आगे की बात कर रहा हूं, चलो बताते जाइए। बिल्कुल तरुण फौजदार जी बोल रहे हैं क्लियर है, शाबाश भाई तरुण, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप हमेशा मेरी क्लास में जुड़ते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा क्लास लेते हैं, और एक्चुअली बताऊं मेरे पास एक्चुअली देखो दो टाइप्स के लोग मिल जाएंगे आपको टीचर। एक वो टीचर होते हैं जो आपको लुभावनी बातें करके सिर्फ फंसा के रखेंगे, लेकिन उससे आप अपना करियर नहीं बना पाओगे। एक वो टीचर होते हैं जो लुभावनी बातों से स्टूडेंट्स को कभी नहीं फंसाते हैं, वो अपने कंटेंट में फंसाते हैं, और मैं कंटेंट पे ट्रस्ट करता हूं हमेशा। बस आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी देखी होंगी, मैं फालतू की बातें कम करके अपने पॉइंट की बातें बहुत ज्यादा करता हूं, इसलिए मुझे फालतू के पॉइंट्स या फालतू के स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्लियर कर रहे हैं। ओके संदीप सिंह जी बोल रहे हैं ये सब क्लियर है, थैंक यू भाई संदीप जी। ओके यहां तक की बात होने के बाद एक पॉइंट की और बात कर ले रहे हैं। यहां देखो प्रतिबिंब छोटे बड़े साइज वाइज का क्लियर हो गया। एक और बात, यहां ये जो दर्पण है प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर रहा है, फैला रहा है। डाइवर्ट करने को अंग्रेजी में जो कहा जाता है इसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाएगा, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग का हिंदी अर्थ होता है अपसारी दर्पण। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2 तीनों ने खूब दबा के क्वेश्चन को पूछा है। लेकिन यहां प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, ये प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज कर रहा है एक बिंदु पर। कन्वर्ज करने वाले मिरर को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग का हिंदी अर्थ होता है अभिसारी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अभिसारी और अपसारी का भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है भाई। चलिए ओके, तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बढ़िया आराम से जो है समझ आता जा रहा होगा, ठीक है। अब आगे मैं और दो तीन पॉइंटों के बारे में और बात करता हूं। इसके वो पॉइंट है ये जो इसकी बेस है, इसकी दम है, इसकी जड़ है, जो आगे चल के बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं आपको। मैंने अब तक सिर्फ आपको चित्र बताया है, चित्र अगर आपको क्लियर हो गए ना, मैं दावे के साथ कर रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन अगर आपसे क्विट हो जाए तो मेरी गारंटी है आपसे। अब आगे की बात और कर रहा हूं मैं, अब आगे की बात मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूं इसे। मैं कहता हूं कि भाई अब इन दर्पणों के यूज और बता दो। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो इन दर्पणों के यूज और बताते चलो। चलो भाई यूज और बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहां क्या हो रहा है, इस दर्पण में ये प्रकाश के मार्ग को फैला रहे हैं, इसका मतलब छोटा सा दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाता है। इसीलिए इसका जो यूज किया जाता है वो वाहनों की पश्च दीप्ति में किया जाता है। पश्च दीप्ति का मतलब क्या होता है, साइड मिरर के तौर पे इसका यूज किया जाता है। किस तौर पे, साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब क्या होता है, जो पीछे का दिखाते हैं हमें। आप देखते हैं छोटा सा दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा देता है, उसकी जगह अगर आपने अवतल लगाया तो अवतल क्या है, अवतल आप देख रहे हैं इतना बड़ा दर्पण दिखा रहा है, छोटे से क्षेत्र को जूम करके दिखा रहा है। अगर अवतल लगाया तो मोटरसाइकिल पे इतना बड़ा एक साइड में, इतना बड़ा एक साइड में दर्पण चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जबकि इसका प्रयोग जो किया जाता है वाहनों की अग्रदीप्ति में किया जाता है। अग्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, अग्रदीप्ति का मतलब होता है हेडलाइट। हेडलाइट, अब आप ये कहेंगे साहब हेडलाइट में दर्पण होता कहां है? भाई हेडलाइट में दर्पण होता तो प्रकाश बाहर निकलता ही नहीं। दर्पण तो सर आप ये बता रहे हैं कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। हाँ बेटा ओपेक ही होता है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी मोटरसाइकिल वगैरह की किसी वाहन की लाइट को अगर देखा हो तो लाइट कुछ इस तरीके से होती है। इसमें यहां स्टूडेंट से एक बल्ब लगा होता है ऐसे करके। आपको बता दूं यहां चमकीला चमकीला सा जो लगा होता है वो निश्चित तौर से आपका कौन सा मिरर होता है, वो आपका कनकेव मिरर होता है। क्योंकि कनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा ये पूरे प्रकाश को ऐसे फोकस करके देगा एक पॉइंट पर, और फोकस करता है, इसीलिए डिपर वाली लाइट बनती है बेटा। डिपर वाली जो लाइट बनती है वाहनों में वो किस दर्पण के कारण बनती है, उसका राइट आंसर है वो अवतल दर्पण के कारण बनती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे की फिर बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो फिर अगली बात में आप ये देख लीजिए, ये बढ़ा करके दिखा रहा है इसलिए इसका प्रयोग जिम में किया था, जिम।
इसका प्रयोग चिकित्सा में करता है, डेंटिस्ट वगैरह, चिकित्सा में ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, आंख का, नाक का, गले वाला डॉक्टर, आपके कानों को देखेगा, कान छोटा सा छेद होता है कान में, बिल्कुल बारीक से उसके अंदर जो है पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को जूम करके देखना है तो उसको निश्चित तौर से कौन सा दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, उसे अवतल दर्पण का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद में अगली बात फिर करता हूं, इसका प्रयोग यदि वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने के लिए हो रहा है, इसका एक और चीज, इसका प्रयोग मैं सर्च लाइट में भी कर सकता हूं। सर्च लाइट जानते हो आप? आपने बजरंगी भाईजान मूवी अगर देखी हो तो उसमें बॉर्डर पर जो लाइट घूमती है ना, वो सर्च लाइट होती है। इतनी बड़ी लाइट होती है लेकिन बहुत दूर तक प्रकाश को भेज देती है। क्यों भेज देती है? क्योंकि अवतल दर्पण होता है, सारी की सारी लाइट एक बिंदु पर फोकस होकर जाती है। क्लियर है? इसका प्रयोग जो होता है इस वाली लाइट का, छोटी सी लाइट है, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा रही है, इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, या फिर मैं कहूं तो स्ट्रीट लाइट को क्या बोलते हैं, गलियों वाली लाइट कह दो, या फिर इसे मैं एक तरीके से रोड लाइट बोल सकता हूं, रोड लाइट। इस दर्पण का प्रयोग एटीएम में भी किया था, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगर आपने कभी देखे हो, एटीएम का जो स्क्रीन होता है जहां आप वर्क करते हो, यहां उसका कीपैड होता है, यहां डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले के ऊपर एक गोल गोल सा मिरर लगा होता है। बेटा वो मिरर कौन सा होता है? वो निश्चित तौर से उत्तल होता है। एटीएम में किया जाता है इसका प्रयोग। आप यदि मैं कहूं तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, मेट्रो प्लेटफॉर्म। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में एज इट इज पूछे गए। प्लेटफॉर्म पर क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो छोटा सा दर्पण पूरे प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व करा देता है हमें। इसका प्रयोग शार्प टर्न पर किया जाता है, मतलब रोड पर जो तीव्र मोड़ होते हैं, तीव्र मोड़, शार्प टर्न जो होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी नेशनल हाईवे पे गए हो, किसी हाईवे पे चलता हुआ अगर कोई लिंक रोड वहां से छट रहा है तो बीच में लगा होता है ये, ताकि हमें उधर साइड से आने वाला वाहन भी दिख जाए। अगर माउंट आबू वगैरह अगर कभी गए हो आप, तो पहाड़ी पर चढ़ने वाले चक्करदार रोड होते हैं, उनके हर कोने पर लगा होता है ये वाला, ताकि वो सामने से आने वाले वाहन के बारे में भी हमें नॉलेज दे दे। ये कौन से दर्पण की करामात है? ये सारी की सारी करामात है आपके पास उत्तल दर्पण की। जहां भी वस्तु को बड़ा छोटा दिखाना है, अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ दिमाग में एक बात को डाल लीजिए कि भाई ऐसा दर्पण जो छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा रहा है, उत्तल दर्पण। बड़ा सा दर्पण छोटे क्षेत्र को दिखा रहा है। आप एक बात, जैसे क्वेश्चन आता है कई बार, वो हमें घुमाता है, वो ये कहता है बोला बताइए भाई शोरूम वगैरह में कौन से दर्पण चलते हैं? अब शोरूम में पूरे के पूरे में अवतल चलते हैं, लेकिन एक जगह सिर्फ, जहां पर शोरूम का जो मालिक होता है वो बैठा रहता है, उसके पास उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा सा है, पूरे के पूरे शोरूम को ऑब्जर्व करने के लिए वो अपने पास उत्तल दर्पण रखता है। इसे हम चोर दर्पण भी कहते हैं। वो उससे पता लगा लेता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरे स्टोर में कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो रही है। ठीक है भाई, शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा। एक बार शेयर कीजिए फटाफट से, क्योंकि देखो क्लास में रेगुलर ये कम स्टूडेंट्स होते जा रहे हैं, बहुत दिक्कत आती है इससे। फिर आप रेगुलर शेयर कीजिए, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक ठीक स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छे, शानदार बेटा। मैं यहां पर उत्तल अवतल दर्पण के बारे में क्लियर कर चुका हूं। अगर ये दर्पण क्लियर है ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा आगे की क्लास में। मुझे अब एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन बेसिस में या किसी पॉइंट बेसिस में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार पूछ सकता है। को देखने के लिए क्वेश्चन देखा, ये कम दिखाता है। ठीक है भाई, एक बार फटाफट से मुझे स्टूडेंट सारे के सारे एक बार कमेंट कीजिए और मुझे बताइए किसी स्टूडेंट का कोई भी सिंगल क्वेश्चन अगर यहां से रहा है तो एक बार वो पूछ सकता है। क्योंकि देखो बीच में क्वेश्चंस करते हैं तो उससे थोड़ा सा फ्लो बिगड़ता है टीचर का। तो आप एक बार, मैं आपको मौका दे रहा हूं, किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह रहा है तो एक बार बताइए, और अगर डाउट्स क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए फटाफट से। चलिए भाई बताइए, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की है, कुछ पूछना है क्या यहां से? अगर यहां तक का क्लियर है ना तो मैं आगे चलता हूं फिर अपने पॉइंट को लेकर, और आगे मैं बेस की बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक की। हालांकि ये पूरा बेसिक ही है अपने आप में, पूरा का पूरा दर्पण। अगर ये दर्पण क्लियर हो गया ना बेटा, लेंस पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी।
अपने आप ऑटोमेटिक लेंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक सिंगल पॉइंट भी आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बात को यहां रट लो, इस बात को वहां रट लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। भैया मौत के सौदागर जी क्लियर बोल रहे हैं, ओके थैंक यू। बलराम जी बोल रहे हैं सर क्लियर है। तरुण फौजदार जी बोल रहे हैं कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, कभी जूम आउट हो रहा है। वो बेटा मैं एक्चुअली बताऊं आपको कि आपको ये तो अंदाजा होगा कि अब तक हमारी क्लासें डिजिटल बोर्ड पे हुआ करती थी। अब ये सेटअप हमने घर किया है, ये मोबाइल से ही लाइव हो रही है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बेटा आप। तरुण भाई मैं प्लीज आपसे इस बात को कह रहा हूं, एक बार थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अगर आप लोगों को साथ इसी तरीके से रहा ना, तो बहुत जल्द वो समय हमारा बहुत नजदीक होगा कि हम उसी टाइप की स्टूडियो से फिर आपको लाइव देना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए बीच बीच में मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकें। आप प्लीज एक बार कंटेंट की बताइए, कंटेंट में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बेटा बस इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा बस कोऑपरेट कीजिए। ओके सर, आपका पढ़ाने का तरीका सुपर है हेमेंद्र गुर्जर जी, ओके थैंक यू हेमेंद्र जी। ठीक है, ओके क्लियर है, नो प्रॉब्लम। बलराम जी बोल रहे हैं ठीक है। तरुण कह रहे हैं ओके सर कोई बात नहीं है, नहीं सर क्लियर है, ओके थैंक यू। राहुल गुर्जर गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भैया राहुल। चलिए भाई आगे चलते हैं भाई। अब आपको कुछ बेसिक बातें और बताने जा रहा हूं, पूरा एक ही चित्र में सारी बातें क्लियर चुटकियों में। देखो कैसे, पहले तो ये सोच के बताइए, ये कुछ ज्यादा ही विचित्र सा दर्पण नहीं बना दिया? अब यार इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं मैं, आप मान लीजिए दर्पण है। अच्छा दर्पण था तो दर्पण बनने से पहले कभी ये गोला भी रहा होगा? हाँ गुरुजी गोला रहा होगा, पक्की बात है। मैंने काटकर एक वाले भाग पर पॉलिश भी कर दी होगी, ठीक है गुरुजी की होगी जरूर, तभी दर्पण बना। अच्छा बेटा एक बात बताइए, इस गोले में बीचों बीच में जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर होता है। सेंटर मतलब सी, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। ये बात क्लियर है या नहीं है? एक दर्पण जो होता है वो वक्राकार भाग होता है, इसीलिए वक्राकार भाग होने के कारण इसको दर्पण का जो कहा जाता है, इसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से व्यक्त करते हैं। ध्यान देते हुए चलना, फिजिक्स में इन चीजों की बहुत वैल्यू है, एक बड़े स्टैंडर्ड पर जाके कि छोटी वाली सी क्या होती है सर और बड़ी वाली सी क्या होती है सर। छोटी वाली जो सी होती है वो अलग चीज होती है, और बड़ी वाली सी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। छोटी वाली सी बेटा प्रकाश की चाल होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर आपने पढ़ा हो तो। वक्रता केंद्र की परिभाषा आपके सामने आ गई, वो ये आ गई कि सर हमारा जो गोलीय दर्पण है वो एक गोले का भाग होता है, और गोले का जो केंद्र होता है बेटा वो दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है ना? ओके ठीक है, वक्रता केंद्र की बात क्लियर है। वक्रता जो पृष्ठ है इसका, या वक्राकार भाग जो है, ध्यान देते हुए चलना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस पृष्ठ के ठीक बीच में स्थित बिंदु ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, पी से व्यक्त करता हूं इसे मैं, ठीक है। आप एक और चीज जानते होंगे, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली ये वाली जो रेखा है, आप जानते होंगे किसी वृत्त में केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना? हाँ तो बेटा ये भी त्रिज्या ही है, स्मॉल आर से व्यक्त कर रहा हूं। स्मॉल आर का मतलब है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता वक्रता शब्द मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक वक्राकार भाग होता है, एलिप्टिकल शेप होती है दर्पण की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो देखो यहां स्मॉल आर ही लगानी है बेटा, आपको कैपिटल आर लगा दी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर रेजिस्टेंस होता है। कई सारी बुक्स में इसे कैपिटल आर दे रखा है। इन त्रुटियों पे भी थोड़ा ध्यान देते चाहिए, क्योंकि अभी अभी धीरे 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 करके अगर आप अपनी आदत बनाते चले गए तो मजा आ जाएगा, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। चलिए ये आर मैंने यहां से हटा दिया, स्मॉल आर रख दिया, ठीक है बेटा। वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के ठीक बीच में स्थित बिंदु जो होता है मुख्य फोकस कहलाता है, कैपिटल एफ कहलाता है। कैपिटल एफ का मतलब है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अगर इसी बात को मैं करूं
तो ध्रुव और मुख्य फोकस इसके बीच की ये वाली दूरी स्मॉल एफ कहलाती है, जिसे मैं कहता हूं फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये स्मॉल एफ कैपिटल एफ का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे नहीं, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को वहां ऑफलाइन क्लासेस में देखा है, वो ऐसे लिखते हैं सर कैपिटल एफ तो ये रही, स्मॉल एफ ये रही। बेटा ऐसे नहीं करना है, कैपिटल एफ ये है और स्मॉल एफ ये है, इस तरीके से। इसका विशेष ध्यान रखना है। सारी की सारी परिभाषाएं एक बार फिर बोल रहा हूं। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है और इस गोले का पूरे का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव क्या है? वक्र पृष्ठ के ठीक बीच में स्थित बिंदु ध्रुव है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। मुख्य फोकस क्या है? सी और पी दोनों के ठीक बीच में स्थित बिंदु। और भाई पी एफ से और पी के बीच की दूरी स्मॉल एफ है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अनंत से आने वाली कोई रेखा है जो वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य फोकस तीनों से होकर गुजरती है। इस रेखा को मैं कहता हूं मुख्य अक्ष, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार बेटा सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को इसमें समझ आया है या नहीं आया है? कुछ भी अगर डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलो भाई बताओ। संजना सिंह जी जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग। ओके कोई बात नहीं, फिर भी काफी सारे हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव सर की भले क्लास चलती रहे, कोई फर्क नहीं है इस बात से, क्योंकि स्टूडेंट जान गए हैं इसमें जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो एसएससी और रेलवे है, क्योंकि डेट भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी एक बार रिपीट करना, महेंद्रा कुमारी जी बोल रही हैं। ठीक है बेटा महेंद्रा, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनो बेटा। ये गोलीय दर्पण पहले कभी गोला रहा था। चलो एक बार दोबारा ही बता देता हूं पूरा का पूरा। आपको प्रॉब्लम है तो बेटा एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ पढ़ाना है और मैं पढ़ाऊंगा। आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो अब तक पढ़ाते पढ़ाते इन चीजों का अनुभव हो ही गया है। आपको पिछली लाइव क्लासों में आपने देखा होगा, एक बच्चे ने ऐसे ही बोल दिया था सर एक बार वापस से रिपीट करा दो, तो मुझे पता लग जाता है कौन सा स्टूडेंट पढ़ने वाला है, कौन सा बस ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, इतना साइकोलॉजी तो स्ट्रांग होगी हमारी। देखो बेटा ये कभी एक गोला था, आप ये मान लो। इस गोले को जब मैंने 2 बराबर भागों में काट के बाहर वाले भाग पर पॉलिश की थी तो ये मेरा अवतल दर्पण बना था। बीचों बीच में जो बिंदु होता है पी पोल कहलाता था। ठीक बीच में बेटा केंद्र होता है, केंद्र, जिसे सी से व्यक्त करता हूं। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव क्या है? परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच में स्थित बिंदु। बेटा सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ महेंद्रा का प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या आर से व्यक्त करता हूं, रेडियस, खत्म। वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के ठीक बीच में स्थित बिंदु जो है मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी स्मॉल एफ, जिसे मैं क्या देता हूं, इसे मैं नाम देता हूं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। एक और बात, ये पूरी की पूरी त्रिज्या है, इसकी आधी है फोकस दूरी। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि r/2 का जो वैल्यू है वो स्मॉल एफ के बराबर हो सकता है? बिल्कुल कह सकता हूं। स्मॉल एफ की अगर वैल्यू आपको दे रखी है तो उसको दोगुना कर दीजिए, r के बराबर आ जाएगी। इससे कई बार एसएससी एमटीएस ने क्वेश्चन किए हैं बेटा, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है इन चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलें। हाँ क्लियर है? अब एक बार बताइए महेंद्र जी क्लियर है या नहीं है बेटा? मनीष कुमार जी बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को बुलाइए यार, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू भैया।
राम राम सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके राजा ठाकुर जी, अरे भैया ओ भाई मनीष, चलो कोई बात नहीं। ओके भाई चलो ठीक है, एक बार बताइए बेटा, आप क्लियर है? महेंद्रा जी आपका अभी तक कमेंट नहीं आया बेटा। अखिलेश भारद्वाज जी राम राम सर जी, राम राम भैया। ओके, सब समझ में आ गया। बलराम जी बोल रहे हैं महेंद्रा कुमारी जी एक बार रिपीट करने के लिए बोला था, इनका वापस से नहीं आया। अच्छा महेंद्रा कुमारी जी क्लियर है, ओके सर जी, थैंक यू बेटा महेंद्रा। ओके भाई चलिए आगे पॉइंट की तरफ चलें फिर। एक अनंत से आने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, ये क्वेश्चन एसएससी ने एज इट इज पूछा है, सीजीएल ने। उस रेखा को मैं कहता हूं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दो प्रश्न कैसे कहा गया है, वो ये कहता है कि अनंत से आने वाली ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरे, वो क्या कहलाती है? तो उसका जवाब है कि वो मुख्य अक्ष कहलाती है। और वो हमेशा और हमेशा कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। असल मायने में ऐसी कोई लाइन होती ही नहीं है, सिर्फ हम उसकी इमेज करते हैं। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे का पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा सा आने वाला है। अच्छा अब एक बार मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग जो है उस पॉइंट का शॉर्ट ट्रिक पढ़ना चाहेंगे या पूरा कंटेंट पढ़ना चाहेंगे? मैं वहां जो पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, वो ये बताने जा रहा हूं कि हेडिंग हमारा रहेगा दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना पूरे चैप्टर का सबसे जानदार और शानदार पॉइंट है भाई। सबसे ज्यादा एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंडक्ट करने वाला पॉइंट है ये। वो जो टेबल आप लोग पढ़ते हैं ना, वो टेबल है ये। जैसे आप यहां टेबल में पढ़ते होंगे, पहली पॉइंट होता है यहां पर जो कहता है बिंब की स्थिति। सर यहां तक आ रहा है ना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? पूरा है। बिंब की स्थिति उधर देख लिया करो तो पीछे। अच्छा ओके, बिंब की स्थिति। अगला कहेगा आपसे प्रतिबिंब की स्थिति। अगला कहेगा प्रतिबिंब की प्रकृति। और अगला कहेगा आपसे प्रतिबिंब का साइज, आकार। सभी स्टूडेंट्स अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण वाला पॉइंट आ गया है अब आपके सामने। अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके ये नहीं बताया कि आपको फुली कंसेप्ट पढ़ना है या फिर सिर्फ डायरेक्ट। मैं आपको बताऊं शॉर्ट ट्रिक से भी काम चला सकता हूं, और एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आपने कभी किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी, कभी किसी दूसरे टीचर के मुंह से नहीं देखी होगी, वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। रामवीर गुर्जर बोल रहे हैं, गजब सर। ओमवीर गुर्जर ओके फुल। अच्छा फुल बताना है, महेंद्रा कुमारी शॉर्ट ट्रिक बता रही हैं। अच्छा अच्छा चलो कोई ना, पहले एक बार कोशिश करता हूं मैं कंप्लीट सा बताने की, फिर हाँ फुल पढ़ाओ। देखो आप लोग फिर, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कंप्लीट ही पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग भाग मत जाना यार बीच में से। ज्ञान की थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन वो आ गई ना, मैं ये कह रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी निश्चित तौर से। हटा दो सर इसे, इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी निश्चित तौर से। चलो ट्रिक भी बताऊंगा बिल्कुल। ओके सर एक बार तो पूरा बता दो, ठीक 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 ठीक। अच्छा बेटा आप सावधान हो जाओ एक बार पूरा पढ़ने को, फिर देखना इस टेबल को चुटकियों में हम कैसे करते हैं। दोनों तरीके पढ़ लो। देखो ये आपके पास दर्पण है, ये दर्पण है, और ये भी दर्पण है। ठीक है भाई, तीन दर्पण आपके सामने मैंने बना दिए, तीनों आपको विजिबल हैं। मैं मुख्य अक्ष खींच रहा हूं तीनों में। देखो बेटा ये P है, ये F है, और ये C है। अभी आपको समझाया है P F C। ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, मेरे साथ साथ चीजों को पढ़ना है।
मैं रटने का पॉइंट छोड़ूंगा नहीं बेटा आपसे, ये मेरा दावा है आपसे, सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ूंगा रटने के लिए आपसे। देखो बिंब क्या है, बिंब जो है वो रियल वस्तु है, प्रतिबिंब क्या है जो इस दर्पण में दिख रहा है वो है, ठीक है ना। सबसे पहली बात याद रखना, मैं आपको 3 नियम बताने जा रहा हूं, 3 नियम अगर आपको क्लियर हो गए ना तो मजा आ जाएगा भाई साहब आगे की क्लास में। पहला पॉइंट यह है कि अगर कभी कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती है ऐसे करके मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो ऐसी किरणें हमेशा दर्पण से टकराने के बाद हमेशा और हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये पहला पॉइंट है मेरा, याद रखो मेरे पॉइंट को कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर कभी टकराएंगी आकर तो मुख्य फोकस पे टकराएंगी। याद करो मेरे इस पॉइंट को, जहां मैंने ये कहा था आपसे कि जहां प्रकाश की किरणें काट जाएं वहीं पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। देखो भाई देखो, कभी ना कभी तो आपको इन चीजों से सामना करना पड़ेगा भाई, टफ चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और टफ चीजों के लिए इंसान अलग से नहीं आते, आप ही लोग होते हैं। जरूरत है खुद की ताकत को पहचानने की। आप तो भाई साहब वो ताकत हो जो दुनिया की किसी ताकत के सामने आप नतमस्तक नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर, कोई शक्ति, कोई एफर्ट ऐसे है ही नहीं जो आपको झुका सके, बशर्ते आप जरूरत है आपको खुद को पहचानने की। किसी अच्छे से कवि ने कहा है कि गम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाम उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप पुरानी क्लास में भी मैंने ये कहा था कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर। आप खुद को कितना पावरफुल बना सकते हो ये डिपेंड सिर्फ आपके ऊपर करता है, ये आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी परफेक्ट होती है, इतनी ताकतवर चीज होती है कि इसके सामने दुनिया की कोई चीज टिकती नहीं है। इट्स कैन बिकम अ मैन मेंटली स्ट्रांग, एक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना सकती है, और अगर ये चाहे तो स्ट्रांगली मेंटल भी बना सकती है। शब्द दोनों ही है, मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रांगली मेंटल, दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का है। अब जरूरत है आपको खुद के माइंड को किस तरीके से आप टैकल करते हैं उसकी। इंसान के अंदर 2 प्रकार की ताकत होती है। चलो ये ज्ञान की बातों पे आ गया यार, मैं अपने पॉइंट पर आते हैं। अनंत से अगर प्रकाश की किरण आएगी तो वो दर्पण के मुख्य फोकस पे आके टकराएगी, जहां टकराती है प्रतिबिंब वहीं बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पे। मेरा पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और अगर वस्तु मुख्य फोकस पे रखी है तो टकराएगी अनंत पर, मतलब अनंत पे तो मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे तो अनंत पे प्रतिबिंब बनना है। मुख्य फोकस तो हमारा हो गया खत्म, ये तो हो गया खत्म पॉइंट। अब बात करते हैं सी वाले की। सी क्या था? वक्रता केंद्र, ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट था। आपको याद है मैंने कहा था बॉक्सिंग वाले बोरे में अगर आप पंच मारोगे सटीक बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगता है, जैसा आप मारोगे टकरा के वैसा का वैसे ही हाथ आएगा, स्लिप नहीं होगा, चीप नहीं करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर कभी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरी ना बेटा, वो वक्रता केंद्र पे आके काटनी है। इसका मतलब तो गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हैं अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा? हाँ बेटा, यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है। तीसरी बात मेरी यह है कि अगर वस्तु को, देखो सी खत्म, एफ खत्म, अब बचा पी। अगर प्रकाश की किरण कभी आकर पी पर गिरी तो वो टकराने के बाद वापस एज इट इज सॉरी वो ऐसी कैसी लौट जाती है? परावर्तन के नियम का पालन करती है। कोण आई बराबर कोण आर। ये 3 नियम अगर क्लियर हो गए ना, ये भाई साहब सारणी, ये टेबल आपके सामने हलवा है, बिल्कुल लल्लू है, कुछ नहीं है। कैसे? अब आप ध्यान लगाइए। चलो, सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूं, जब मैं वस्तु को कहां रख रहा हूं, यहां अनंत पे रख रहा हूं, धीरे धीरे उधर खिसकाऊंगा। मैंने वस्तु को रखा हुआ है अनंत पर। मैंने आपको बोला था रटवाऊंगा, सिंगल पॉइंट भी नहीं बेटा। अच्छा बताओ, अनंत पर वस्तु रखी थी तो प्रकाश की किरण कहां जाके काट रही थी? गुरुजी एफ पर काट रही थी। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनना है? एफ पर बनना है। आपको पता है मैंने बताया था जहां प्रकाश की किरणें काटे प्रतिबिंब वहीं बनेगा। क्लियर है? अब प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति के बारे में पूछा, अभी मेरे को पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है काटती हुई अगर दिख रही है इसका मतलब प्रतिबिंब निश्चित तौर से वास्तविक बनेगा।
प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा? बिल्कुल बिंदु आकार का, या फिर मैं कह सकता हूं बिंदुवत बनेगा। ठीक है भाई, ठीक है गुरुजी। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। और आगे मैं वस्तु को फिर मैंने खिसकाना शुरू किया। अब मैं वस्तु को खिसका के यहां ले आया। इस पॉइंट को या तो मैं कह सकता हूं सी से परे, या कह सकता हूं अनंत और सी के बीच में। अच्छा, क्या कह सकता हूं? या तो सी से परे या अनंत और सी के बीच में। अगर आप यहां देखें तो क्या आएगा? देखो बेटा, अनंत और सी के बीच में वस्तु को ले आया, या फिर मैं ले आया सी से परे। ध्यान देना, ये पॉइंट खूब ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। जिन जिन को मैं ध्यान स्टार लगा दूंगा वो पॉइंट एग्जाम में पूछे गए, कितनी कितनी बार पूछे गए आप उम्मीद नहीं कर सकते। रीट ने हटा दिया इस चैप्टर को, लेकिन पिछले वाले एग्जाम में, रीट वाला जो एग्जाम पिछला वाला हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, सी से परे अगर वस्तु रखी है तो कैसे बनाना है। ये देखो, आपने चित्र बनाना शुरू किया। ये पहला पी है, ये एफ है, ये सी है। बेटा ध्यान दो, मैंने वस्तु को यहां रख दिया है। देखो, पहला नियम हमारा काम करेगा कि प्रकाश की किरण सीधी जाएगी और एफ से ऊपर गुजरेगी। आपको बता रखा है पहले नियम में। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कभी, देखो व्यक्ति यहां खड़ा हुआ, खुद को सामने दर्पण में ऐसे तो देखेगा, और ऐसे अगर कभी प्रकाश की किरण गई तो वो एफ से ऊपर काटेगी। पहला क्लियर। नियम नंबर दूसरा क्या था? अगर वस्तु सी से होकर प्रकाश को गुजार दे ऐसे करके, तो काटेगी कहां पर? सी पर आके काटेगी। यहां आप देख रहे हैं वस्तु कहां पर काट रही है? सी और एफ के बीच में काट रही है। देखना, प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व एफ के मध्य बनेगा। अच्छा, यहां आपको समझ आ गया होगा, काटती हुई दिख रही है इसलिए प्रतिबिंब तो वास्तविक है ये। लेकिन देखो, यहां मैंने तीर के चिन्ह को सीधा लिया है, यहां तीर का चिन्ह उल्टा बना है। इसका मतलब वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं। यही बात ध्यान कीजिए, मेरे इसी वाले क्लास में मैंने अभी आपको बताया था कि इन पॉइंटों को होल्ड कर लेना दिमाग में। सीधा कब बनना है, उल्टा कब बनना है। अब मेरे ख्याल से क्लियर भी हो गया होगा सीधा उल्टे वाला। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु तो बड़ी है, प्रतिबिंब बन रहा है छोटा, तो आप ये कह सकते हो गुरुजी छोटा बनेगा। अगला पॉइंट क्या है? वस्तु को खिसकाओ और सी पर पहुंचा दो। पहुंचाओ सब सी पर। आप जानते हो कि सी पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सी से होकर प्रकाश की किरण निकली तो सी पर ही आके काट जाएगी। स्टूडेंट्स फिर बोल रहा हूं, प्लीज देखो, अब यही बात हो गई ना, स्टूडेंट्स की जो रेटिंग है वो डाउन होने लग गई। देख लो, मैं इसीलिए कह रहा था, आप लोगों से मैंने पूछा था कि भाई मैं किस तरीके से कराऊं, ये डाउन मत होने दो भाई। आप लोगों ने मुझे इस तरीके का वादा आश्वासन दिया हुआ है। ओके, क्लियर है? बलराम जी बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, सी पर रखिए तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा। जहां वस्तु रखी है वहीं बन रहा है तो बराबर बनेगा। अगले पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत है। अब वस्तु खिसक गई सी से यहां बीच में, वस्तु को रख दिया मैंने एफ और सी के बीच में। कहां पर रखा है? सी व एफ के मध्य में लाके रख दिया वस्तु को। ये पॉइंट, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे और एसएससी ने खूब पूछा इस प्रश्न को। ध्यान दो बेटा, ध्यान कैसे? देखो, मैं यहां पर एज इट इज रख रहा हूं। ये मेरा पॉइंट पी है, ये मेरा पॉइंट एफ है, ये मेरा पॉइंट सी है। वस्तु को मैंने रखा हुआ है यहां। देखो भाई, मजा आ जाएगा पॉइंटों में। सीधा व्यक्ति देखेगा खुद को, अगर समांतर जाएगी तो कहां से काटेगी? एफ से काटेगी। क्लियर है? अब अगर मैं दूसरी वाली बात करूं, भाई पहला नियम तो खत्म, दूसरा नियम सी से होकर देखेगा। अब सी से होकर भी नहीं देख सकता क्योंकि सी तो पीछे रह गया। अब नियम नंबर तीसरा है कि सर पी पे जानी चाहिए प्रकाश की किरण, काटेगी तो ऐसे जाएगी, और ये कहां पर जाके काटेगी? सी से परे जाके काटेगी। प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। साइज इस बार कैसा दिख रहा है? साइज इस बार आपको बड़ा दिख रहा है। क्लियर है या नहीं है? बताओ बेटा, बताओ भाई। ये वाला पॉइंट खूब ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, फिर मैं वस्तु को खिसकाता हूं, इस बार पहुंचा दिया एफ पर। अगर मैंने वस्तु को एफ पर रखा है तो आप तो जानते हैं पहला नियम मैंने यही बताया था, अनंत पर रखिए तो एफ पर जाके काटेगी, और एफ पर रखिए तो अनंत पे आके काटेगी। तो निश्चित तौर से यहां प्रतिबिंब जो बनना है वो निश्चित तौर से अनंत पर बनना है, और इस बार जो आकार बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है बेटा,
इसके बाद हमारी आखिरी बात और बच जाती है। पंकज करदम जी क्या बोल रहे हैं? ANT समझ नहीं आ रहा भाई। अनंत। अच्छा अनंत, ओके अनंत। भाई शॉर्ट का बहुत जमाना आ गया जबरदस्त तरीके का। आजकल लोग पता नहीं काय काय में शॉर्ट लगा देते हैं, बड़ी विचित्र है लोगों की लीला। अच्छा भाई एक पॉइंट और बचता है हमारा, और वो पॉइंट अब हमारा एफ पे तो आगे थे हम, अब ले आना है एफ और पी के बीच में। मैं उस पॉइंट को आ जाएगा क्या, एफ व पी के मध्य रख रहा हूं, ध्यान देना भाई, जगह थोड़ी सी कम है, मैनेज कर लेना। एफ और पी के बीच में रख रहा हूं मैं। देखो भाई चित्र से देखना, चित्र से अगर आप देखोगे ये P है, ये F है और ये C है। आपने वस्तु को रखा है यहां पर, नियम पहला काम करेगा, प्रकाश की किरण जाएगी और F से टकरा के वापस लौट जाएगी। दूसरा तो काम ही नहीं करेगा, C तो पीछे छूट गया। तीसरा नियम काम करेगा, प्रकाश की किरण P पे जाके टकराएगी और ऐसे लौटेगी। ये तो गुरुजी समांतर आ रही है, समांतर आ रही है तो कभी काटेंगी नहीं ये। इसका तो मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नहीं बेटा, प्रतिबिंब तो हमें बनवाना है। अब हम कल्पना करना शुरू कर देंगे, हम ये सोचेंगे कि कभी ये प्रकाश की किरण ऐसे गई होगी, ये भी ऐसे इधर गई होगी, यहां जाके इसने काट दिया होगा, यहां मुझे कल्पना करने की जरूरत पड़ गई। इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि यहां पर मैंने कल्पना की है। जो आभासी होते हैं वो सीधे भी होते हैं, आप देख रहे हैं तीर का चिन्ह एकदम स्ट्रेट आ गया, निश्चित तौर से ये प्रतिबिंब कैसा बन गया, सीधा बन गया। आप याद कीजिए उस पॉइंट को जहां मैंने आपसे ये कहा था कि सीधे और उल्टे को आप अपने दिमाग में अभी सिर्फ स्थिर रखो। क्या वो पॉइंट भी क्लियर होगा? नहीं हुआ? प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, तो आप देख रहे हैं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। यही एक्सेप्शन है भाई, यही अपवाद है। प्रतिबिंब का साइज वी कांट डिफाइन, बता नहीं सकते अपन। अब बताओ बेटा, सभी के सभी स्टूडेंट्स का मुझे एक बार सिंगल कमेंट ये आना चाहिए कि बेटा समझ आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा है। इसके बाद में आपको वो शॉर्ट ट्रिक पे ले जाऊंगा। फिर शॉर्ट ट्रिक तो भाई साहब मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट की भी नहीं है, यूं चुटकियों में पूरी टेबल खत्म कर दोगे तुम एक ही बार में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये शॉर्ट ट्रिक आपने कभी पढ़ी हो नहीं होगी किसी भी टीचर से कहीं पर भी। एक बार बने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं और मुझे बताइए बेटा तब तक कमेंट करके। रुक नहीं रहा अभी, 19 हो गए तो पता नहीं। अच्छा भाई, शेयर करने। अच्छा स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आने लगे। ओके सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके भाई, एक बार आखिरकार आखिरी एक बार फिर आपसे कहूंगा, एक बार फिर से शेयर कीजिए क्लास को। अब हालांकि वही बात है, आप लोगों ने एक बार शेयर कर दिया, बार बार किया, बात बराबर है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को शेयर कीजिए बेटा अपने ग्रुप वगैरह में, किसी भी तरीके से जो भी आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का जरिया, वहां से आप शेयर कीजिए ताकि क्लास को और ज्यादा डिटेल में हम जो है पढ़ सकें। और एक और बात बता दूं, क्लास खत्म होने के बाद ये वीडियो आपको यहां पे भी मिल जाएगी और आपके साइंस वाले चैनल जो की ऑफ सक्सेस वीर सर के नाम से है, वहां पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें यार, क्योंकि देखो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें कम से कम ये अंदाजा लगे। देखो मेरी शर्ट पूरी भीग चुकी है, बिल्कुल चिपक गई है बॉडी से। हाँ, बड़ा मेहनत हो रही है बेटा। आप एक बार प्लीज शेयर कीजिए क्लास को। देखो स्टूडेंट्स फिर से वापस से बढ़ने लगे हैं। चलिए मैं बेटा आगे की बात कर रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक पे चल रहा हूं। आप शॉर्ट ट्रिक को और देख लीजिए आप, वो ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है भाई आपके सामने। ये टेबल अब चुटकियों में खत्म करने वाले हैं हम, और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मैं वही दर्पण बना रहा हूं, ये सारे की सारी बातें मैं अवतल दर्पण के लिए करी है, सब उत्तल के लिए भी कोई बात नहीं की है, अवतल दर्पण के लिए। ये यहां पर मुख्य अक्ष है। आप खूब जानते हैं कि ये गुरुजी पॉइंट P है, ये गुरुजी पॉइंट F है, ये पॉइंट सर C है, और ये वाला पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है, अनंत है। जान रहे हैं ना? ठीक है
सर कलर्ड मार्कर दो एक बार, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। हाँ बेटा, अनंत सी, एफ और पी, ये जान रहे हैं आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये जो पॉइंट है ये कह रहा है दर्पण से पीछे वाला, दर्पण से बैक साइड वाला। आप एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर नंबरिंग डाल दूं, जैसे ये है 1 नंबर, ये है हमारा, सॉरी, एक तो वस्तु अनंत पर रह सकती है, अनंत पर रही थी। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि वस्तु यहां रह सकती है, 2 नंबर। तीसरे में वस्तु यहां रह सकती है, चौथे वाले पॉइंट में वस्तु यहां रह सकती है, पांचवें में यहां, और छठवें पॉइंट में वस्तु यहां रह सकती है। मैं एक बार फिर से वापस से दूसरे मार्कर से एक बार लिख रहा हूं इसे। देखो, मैं पॉइंट बना रहा हूं बिंब की स्थितियों के, ध्यान दो एक बार। ये जो पॉइंट है हमारा P है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास C है, और ये हमारे पास इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है बेटा, वस्तुओं को मैं कहां कहां पर रख सकता हूं, तो वस्तु को या तो अनंत पर रख सकता हूं 1 नंबर, यहां पर रख सकता हूं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये यहां पर 6 नंबर। क्लियर होगा? अच्छा, ये वस्तु को रखने की स्थितियां बता रहा हूं, जब मैंने कहां से स्टार्ट किया, अनंत से चलना स्टार्ट किया है। अब बात आती है वस्तु के प्रतिबिंबों की। अब वस्तु के प्रतिबिंब जो हैं वो किधर किधर हो सकते हैं, उन प्रतिबिंबों के बारे में और एक बार समझिए। बिंब तो आपने देख लिए, पहला अनंत पे रखा है गुरुजी ने, दूसरा सी से परे रखा है, सी से परे रख दिया, तीसरा देखो यहां सी पर है, सी पर रख दिया, चौथा सी और एफ के बीच में, देखो एफ और सी के बीच में रख दिया, पांचवें नंबर पे मैंने वस्तु को एफ पर रख दिया, छठवें में एफ और पी के बीच में, तो एफ और पी के बीच में रख दिया। ये तो बिंबों को रखने की स्थितियां हैं। अब बात आती है प्रतिबिंबों के बनने की स्थितियां कहां कहां पे होती। अब वो प्रतिबिंबों के बनने की स्थितियां और एक बार ध्यान दीजिए बेटा। बिंब इधर से बनाना शुरू किया था, प्रतिबिंब मैंने इधर से बनाना शुरू किया है। ठीक है, चलिए, प्रतिबिंब कहां कहां बन सकते हैं, तो 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अब तो नंबर बचा ही नहीं, छठवां नंबर यहां रख दो। ठीक है, मैं इसे ऐसे ऐसे बॉक्स में बंद कर रहा हूं, रेक्टेंगल टाइप में, ताकि आप क्लियर कर सको। ये नंबरिंग डालना बस सीख जाओ आप। देखो, ये जो गोले से बता रहा हूं, ये तो बता रहा हूं गोले बताते हैं बिंब को, रेक्टेंगल किसे बताएगा, ये बताएगा प्रतिबिंब को। ये नंबर डालना आप सीख गए, क्योंकि अनंत से शुरुआत करनी थी, वस्तु को पहुंचाना था पी और एफ के बीच तक। वही प्रतिबिंब एफ से बनना शुरू किया है, देखो एफ पर बना है पहला प्रतिबिंब। अब आप बस नंबरिंग मैच करते जाओ। प्रश्न आ गया, जैसे मान के चलो आपके लिए प्रश्न ऐसे आ रहा है कि वस्तु रखिए पी और एफ के बीच में, उसे छोड़िए, अभी मैं कहता हूं वस्तु सी और एफ के बीच में रखिए। देखो ये सी है, ये एफ है, सी और एफ के बीच में कितना नंबर बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है। 4 नंबर का बिंब है, तो 4 नंबर का ही प्रतिबिंब पकड़ लो। 4 नंबर का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी से परे बन रहा है। आप टेबल में भी मैच कर लो। मैंने कहा है वस्तु एफ और सी के बीच में है, वस्तु सी और एफ के बीच में है, प्रतिबिंब 4 नंबर कहां पर बन रहा है, सी से परे बन रहा है, प्रतिबिंब 4 नंबर पे सी से परे बन रहा है। बस नंबरिंग का खेल रह गया। फिर एक बार बता दूं, आपसे प्रश्न आ गया, मान के चलिए वस्तु रखी है कहां पर, अनंत और सी के बीच में, मतलब अनंत सी के बीच में कितना नंबर आ रहा है गुरुजी, 2 नंबर आ रहा है। 2 नंबर का बिंब है, तो 2 ही नंबर का प्रतिबिंब पकड़ो ना। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में। आप देखो, मिला के देखो, मैंने कहा है अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में मतलब सी से परे, सी से परे वस्तु यहां पर है। प्रतिबिंब देखो सी से परे यहां पर है 2 नंबर, 2 नंबर का प्रतिबिंब देखो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। खेल है पूरा का पूरा चित्र का। एक बिंब पकड़ लो, दूसरा प्रतिबिंब मिनटों में निकल जाएगा। एक बार फिर चित्र बना रहा हूं आपके सामने, ताकि चित्र की आपको हैबिट लग जाए, आदत लग जाए। एक बार और चित्र बन रहा है आपके सामने, देखो बेटा ध्यान दो।
मैंने आपसे क्या कहा है, अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर एक बार बनाऊंगा, चित्र बनाता हूं आपके सामने ऐसे करके, देखो ध्यान से, ठीक है। चलो अब इस पर डिनोट कर रहा हूं मैं चीजों को। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है, ये है F, ये पॉइंट क्या है, ये C, और ये पॉइंट क्या है, ये अनंत, इनफाइनाइट, यही रख दे रहा हूं, ठीक है। बिंब को रखने की स्थितियां आप बता दूं आपको, बिंब कहां कहां रख सकता है, तो बिंब रख सकता है, एक नंबर तो अनंत पे रख सकता है वो, दूसरा नंबर ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये, और छठवां ये। बिंब 6 जगह पर रख सकता है वो। बिंब मैंने शुरुआत की है अनंत वाली साइड से, क्योंकि बिंब इधर साइड से जा रहा है, प्रतिबिंब आता है उधर साइड से। प्रतिबिंब अगर उधर साइड से आता है तो प्रतिबिंब को मैं कहां कहां रख सकता हूं, प्रतिबिंब पहला F पर, 1 2 3 4 5, और ये छठवां। इस तरीके से रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूं, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। रीजन क्या है, ताकि आप डिफाइन कर सको आराम से। ये जो बंद बॉक्स है ऐसे वाला, ये बताएगा प्रतिबिंब को, गोल बक्सा जो बताएगा वो बिंब को बताएगा। अब आंख बंद करके क्वेश्चन लगा दो तुम तो। क्वेश्चन आपसे आ गया, मैं कुछ भी नहीं बताता हूं आपसे, जैसे बोल दिया, बोला बताइए भाई, वस्तु रखिए F पर, F पर वस्तु रखिए, वस्तु मतलब बिंब, गोला F पर देखना है। गोला F पर कहां है, गोला F पर 5 नंबर में, ये रहा, पकड़ लो। 5 नंबर का ये प्रतिबिंब पकड़ लो, 5 नंबर का प्रतिबिंब पकड़ा तो 5 नंबर का प्रतिबिंब निकला गुरुजी अनंत पर। तो देखो आप F पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। देखो आपने देखा F पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। गजब सर, ओके ठीक है भाई। उम्मीद थी। अमित सर राधे राधे, ओके ठीक है। हाँ राज ठाकुर जी का भी आ गया है, ओके थैंक यू। तरुण फौजदार जी बोल रहे हैं सर क्लियर है, ओके। महेंद्रा कुमारी जी सर क्लियर है। बेटा इससे बेहतर जो तरीका है वो मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं देखा, और ये वाला तरीका भी आपने कभी किसी यूट्यूब चैनल पे या कभी किसी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। अब इससे आगे देख सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है ये हमारा कंटेंट यहां से चोरी हो जाए, लेकिन इस टाइप का कंटेंट आपसे पहले नहीं पढ़ा होगा, और ये पूरी की पूरी टेबल खत्म हो जाती है बेटा इसी में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, इसी तरीके की बेहतर साइंस क्लासों के लिए आप जुड़ सकते हैं की ऑफ सक्सेस वीर सर से। मैं भारद्वाज अड्डा पर बार बार आता रहूंगा आप लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग। आप लोग जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो देन लाइक कर दें। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन। और भाई एक और चीज, हाँ इस चैनल के जो आप ये जो वीडियो आप देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे इस चैनल की लिंक और पड़ी हुई है की ऑफ सक्सेस की। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई नया है स्टूडेंट्स उस चैनल पे तो एक बार जो है बेल आइकन दबा के हमारी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर बोल रहा हूं, की ऑफ सक्सेस वीर सर के नाम से मिल जाएगी। एक बार अमित सर से और आप ले लाते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। यार देखो बहुत मजा आया होगा, एक बार कमेंट करके बताओ। अब तो मेरे दर्शन हो गए यार आप लोगों को। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। बहुत मजा आया होगा क्लास में, और आगे भी ऐसा ही मजा आता रहेगा। बहुत सारी क्लासें सर के द्वारा मिलेंगी, और आपको पता है कि रात को 8 बजे मैथ की क्लास आती है और रात को 9:30 बजे मैथ की सुपर 30 प्रैक्टिस बैच आता है। तो भाई लगातार बने रहिए, ऐसे ही मैराथन क्लास सर की आती रहेगी। कुछ समय बाद फिर आपको शेड्यूल अपलोड कर दिया जाएगा, और आशा करता हूं कि लगातार क्लासें चलती रहें। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन सर की क्लास आपको दे पाऊं, इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। तो आप फटाफट से एक बार ऑफलाइन जब ये बैच हो जाएगा, मतलब क्लास हो जाएगी, उसके बाद एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास आपको, ठीक है। तो देखिएगा ये अपलोड हो जाएगा, उसके बाद कमेंट करें। और सर का अभिवादन नहीं किया आप लोगों ने, बहुत कम किया, उसके लिए तो मैं आप लोगों से नाराज हूं। रात को 8 बजे मिलता हूं आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।